पार्लर की जरूरत। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है पार्लर की जरूरत। कंचन एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने अपनी पढ़ाई 12वीं तक की थी। गांव में कॉलेज नहीं होने की वजह से कंचन अब आगे नहीं पढ़ पा रही थी। वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में चिंता होने लगी है। तभी कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने पैरों पर हमेशा खड़ी होना चाहती थी। इसलिए माँ, पास के एक गांव में एक दीदी रहती है। मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती हूँ माँ। फिर वो कोर्स करके मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अरे बेटी, ये सब सीखकर तू क्या करेगी? माँ, मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलकर खूब सारे पैसे कमाऊंगी। अरे बेटी, ये सब तुमने कहाँ पर सुन लिया? माँ, दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा बेटी, तुम कर लेना, मगर तुम्हारी शादी से पहले। थैंक यू माँ, मेरी अच्छी माँ। कंचन 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है और 3 महीने के बाद ही अपने पास वाले गांव में एक लड़के आकाश से शादी कर लेती है। एक दिन आकाश की माँ शीमा कहती है, अरे बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। क्या माँ जी, आपको पसंद आया? हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारा बनाया हुआ खाना खा के तो मजा ही आ गया। अच्छा माँ जी। तभी कंचन की सास शीमा का पति मनीष अपनी बहू से कहता है, बहू, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। सच में पिताजी, क्या आप मुझे उपहार देना चाहते हैं? हाँ हाँ बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीख रखा है। मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। तभी आकाश के पिता मनीष बहुत गुस्से में कहते हैं, अरे बेटी, ये सब तुम किस तरह की फालतू की बातें कर रही हो? हाँ बहू, ये सब काम काज हमारे घर में नहीं होगा। पार्लर का कोर्स, पार्लर के काम, बेटी, ये सब काम तुम हमारे घर में नहीं कर सकती हो। लेकिन माँ जी, इस काम में बुराई क्या है? तभी कंचन का पति आकाश कंचन से कहता है, कंचन, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम अपना काम करो ना, मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन सुनिए जी, इन सब कामों में क्या बुराई है? मैं अच्छा खासा कमाता हूँ कंचन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हें ये सब काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर का ध्यान रखो, बस यही बहुत है। जी सुनिए जी, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। देखो कंचन, मैं तुमसे बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है। तुम बस माँ और पिताजी का ध्यान रखो, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। तभी कंचन अपने मन में सोचती है, लगता है माँ सही कहती थी कि मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कंचन ये सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह मनीष कहता है, देखो कंचन, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। और ये पार्लर वालर का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो कंचन, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, बस कंचन, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। फिर धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। कंचन यूं ही मायूस होकर खुद को समझा लेती है। एक दिन शाम को आकाश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब आकाश की माँ शीमा कहती है, बेटा, बड़ा जल्दी आ गया। क्या हुआ? बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, आज मेरी नौकरी चली गई है। क्या बेटा, तेरी नौकरी चली गई है? ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ माँ, मेरी नौकरी चली गई है। हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, इसलिए कंपनी के बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है माँ, उसमें से एक मैं भी था। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम ये घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? आकाश को कई दिनों तक कोई भी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में अब पैसे की बहुत ज्यादा तंगी होने लगती है, क्योंकि घर में कोई और नहीं कमाता था। उस घर में सिर्फ एक आकाश ही कमाने वाला था। तभी कंचन अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों न मैं पास वाली लड़कियों को बुलाकर
अपना थोड़ा बहुत काम कर लूँ। खाली समय में मैं कुछ कर भी लूँगी और पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। बेटी, हमें पैसों की तो ज़रूरत है, मगर तेरा इस तरह से काम करना अच्छा नहीं होगा। मगर माँ जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। तभी कंचन की सास शीमा उसे हाँ बोल देती है। चल बहू, अब तू इतना क्या ही रही है, तो तू अपना काम शुरू कर ले। कंचन घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा लेती है और घर में एक कुर्सी और मेज लगाकर फ्लोर पर ही काम करना शुरू कर देती है। तभी कंचन अपने पति आकाश से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ ब्यूटी पार्लर का सामान आप लाकर दे दीजिए और कुछ पर्चे भी छपवा दीजिए। इससे शायद जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और हमें जल्दी ही फायदा होने लगेगा। क्या कहते हैं जी आप? हाँ हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं कल ही जाकर तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का सारा सामान ले आता हूँ, और क्यों ना मैं तुम्हारा पार्टनर भी बन जाऊं कंचन। आप पार्टनर क्यों जी, आप मालिक ही बन जाइए, बस हमारा काम चल पड़े। मैं कोशिश करता रहूंगा कंचन, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं तुम्हें इस तरह से सपोर्ट करता रहूंगा। देखते ही देखते कंचन की मेहनत एक दिन रंग ले आती है। उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और घर में पैसों की कमी भी पूरी होने लगती है। 2 महीने बाद कंचन के पिताजी उससे कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारी बदौलत हम इस परेशानी से उभर पाए हैं। तुम्हारा यह एहसान बेटी हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी कंचन की सास शीमा उससे कहती है, हाँ बहू, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। हाँ बेटी, अब हम आकाश से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पार्लर भी खुलवा देते हैं। सच में माँ? हाँ बेटा। और इस तरह से कंचन, आकाश, मनीष और शीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि कंचन की आमदनी अच्छी होने लगी थी। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई लिपस्टिक। सोनमपुर गांव में 2 बहनें समीक्षा और समीरा अपनी चाची के साथ रहा करती थी। समीक्षा देखने में बहुत गोरी थी और समीरा थोड़ी सी काली थी। चाची को गोरा रंग पसंद आता था। एक दिन चाची कहती है, समीक्षा, ओ समीक्षा बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक शानदार पार्टी में चलूंगी, फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में चलेंगे। तभी समीरा अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास भी एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि समीक्षा के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी, मुझे भी ले चलिए। तभी समीरा की चाची समीरा से कहती है, देख समीरा, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके चल सकती हूँ। लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके चल सकती। चाची की बात सुनकर समीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। समीरा बाहर जाती है और बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसका मुंह बहुत ज्यादा उतर जाता है। तभी गांव की लड़कियां समीरा को देखती हैं और उससे कहती हैं, अरे देखो देखो, कल्लो परी आ गई है। इस कल्लो परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए, उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की समीरा से कहती है, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ये ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, इतनी काली कलूटी है, कौन इससे शादी करेगा? उसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो समीरा का कभी भी मजाक नहीं बनाता था। समीरा उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो उस लड़की के साथ रहती, वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। एक दिन समीरा अपने मन में सोचती है कि वो जब भी रमेश से मिलेगी तो वो उसे अपनी आप बीती बता देगी और वो उसे ये भी बता देगी कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और फिर वो उससे शादी कर लेगी। ऐसे ही सोचती सोचती वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। थोड़े दिन बाद वो रमेश से मिलती है और उसे अपनी आप बीती बता देती है। तभी वो रमेश से कहती है, रमेश, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे समीरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ।
लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि मैं सांवली हूँ? नहीं समीरा, वो कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक बहुत सुंदर लड़की से शादी करूं, और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर समीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से एक परी गुजर रही होती है, जो परी लोग जा रही थी। उसकी नज़र समीरा पर पड़ती है और वो समीरा के पास आती है और समीरा से कहती है, क्या हुआ समीरा बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? परी रानी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। आज तो रमेश ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काली दिखती हूँ। पर काले लोग तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी समीरा, मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाओगी। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। वो परी जादुई लिपस्टिक देकर वापस परीलोक चली जाती है। समीरा जब घर आती है और उस लिपस्टिक को लगाती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर समीक्षा आती है और गुस्से में समीरा से कहती है, ए समीरा, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया? ये सुनकर समीरा सारी बात समीक्षा को बता देती है। तभी वहाँ पर चाची जी आ जाती है और फिर कहती है, समीक्षा बेटी, ये लिपस्टिक इस लड़की से छीन ले, ये तू अपने मुंह पर लगा ले और इसके बाद में तू और ज्यादा राजकुमारी जैसी हो जाएगी और उसके बाद तू एक राजकुमार से शादी कर लेना। तभी वो लिपस्टिक चाची समीक्षा से छीन लेती है और छीन कर समीक्षा अपने होठों पर लगा लेती है। जैसे ही वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, वो एकदम काली चुड़ैल की जैसे दिखने लगती है। खुद को ऐसा देखकर समीक्षा अपनी चाची को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ऐसा मेरा हाल हुआ है। अगर तूने लालच में आकर ये लिपस्टिक नहीं छीनी होती और मुझे ना दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। समीक्षा के थप्पड़ खाने के बाद में चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो समीक्षा से कहती है, बेटी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया, अपने माँ के ऊपर तूने हाथ उठाया। तभी चाची जी समीरा से कहती है, मुझे माफ कर दो समीरा बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी समीरा कहती है, चाची जी, समीक्षा को भी माफ कर दीजिए, वो तो मेरी बहन जैसी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें समीक्षा सुन रही होती है और फिर वो समीरा से कहती है, समीरा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और आज तुम मेरी माँ से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो, मुझे माफ कर दो मेरी बहना। इतने में वहाँ पर परी रानी आ जाती है और फिर कहती है, समीक्षा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलती तुम्हें माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। और फिर परी एक जादू करती है और समीक्षा वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना कहते ही परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रमेश वहाँ पर मिलने के लिए आता है और रमेश फिर समीरा से कहता है, समीरा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमेश की ऐसी बात सुनने के बाद में समीरा उससे कहती है, मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ क्योंकि अब मेरा रंग रूप बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना रमेश? ये सुनकर रमेश को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दो राजकुमार दोनों बहनों को मिलने के लिए आते हैं। पहला राजकुमार कहता है, समीरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है,
तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार समीक्षा से कहता है, समीक्षा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? दोनों बहनें खुशी खुशी राजी हो जाती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश रहने लगती हैं। जादुई सोने चांदी के कद्दू। एक दिन की बात है, किसी गांव में चिंकी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके घर में बहुत गरीबी थी। चिंकी के माता पिता को हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। दूसरी तरफ चिंकी जादू सीखने वाले कॉलेज में जाया करती थी। एक दिन तेज तूफान की वजह से चिंकी के घर की छत गिर जाती है, लेकिन चिंकी के पिता के पास छत ठीक करवाने के पैसे नहीं होते हैं। मजबूरन उन्हें घर के बाहर खुले में ही रहना पड़ता है। उन दिनों ठंड का मौसम शुरू था। चिंकी ठंड बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गए। तभी चिंकी कहती है, हे भगवान, मेरे घर पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊं? मेरे माता पिता के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे वह अगले दिन अपने माता पिता के इलाज के लिए पैसे लेने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। उस्ताद जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? मैं कड़ी मेहनत करके आपको आपके पैसे चुका दूंगी। यह सुनकर उस्ताद जी को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, चालाक लड़की, मुझे बेवकूफ बना रही है। पहले ही तुमने कॉलेज की फीस इतने महीनों से नहीं भरी है और मुफ्त में जादू सीख रही हो, और अब तुम मुझसे और ज्यादा पैसे हड़पना चाहती हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। जाओ यहाँ से। मैंने वैसे भी तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल दिया है। अब तुम्हें कल से कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है चिंकी। उसके बाद चिंकी प्रिंसिपल के ऑफिस से रोती हुई चली जाती है और कहती है, हे भगवान, यह दुनिया कितनी मतलबी है। गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? अभी वह यह कह ही रही होती है कि उसके साथ के कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। वह उस कमरे के पास जाती है। वहाँ बहुत बड़ा ताला लगा होता है और उसमें लिखा होता है, अंदर आना मना है। वह कमरे के दरवाजे में लगे शीशे से अंदर की तरफ देखती है तो वह देखती है कि दो कद्दू, एक सोने और एक चांदी के कद्दू टेबल पर बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं, अरे हमें कोई यहाँ से बाहर निकालो, वरना वह दुष्ट प्रिंसिपल हमें जान से मार देगा। यह सब देखकर चिंकी हैरान हो जाती है। अरे यहाँ कद्दू तो बोल सकते हैं। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने उनको यहाँ पर कैद करके रखा है। मुझे हर हाल में इनको बचाना पड़ेगा। चिंकी कमरे का शीशा तोड़कर अंदर जाती है और दोनों कद्दू को उठाकर कॉलेज से बाहर ले आती है। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचती है और दोनों कद्दू चिंकी के हाथ से फिसलकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते दोनों का शरीर विशाल हो जाता है और वह दोनों फुदककर जादुई सोने के कद्दू का घर और चांदी के कद्दू का घर में बदल जाते हैं। तभी जादुई सोने का कद्दू कहता है, तुमने हमें आजाद किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले हम तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी चिंकी कहती है, हमारे घर की छत टूटी फूटी है, क्या आप उसे फिर से ठीक कर देंगे? जैसे ही वो यह बोलती है, जादुई चांदी के कद्दू से चांदी के सिक्के बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते उन सिक्कों से एक सुंदर आलीशान घर बन जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा सुंदर घर तो गांव में किसी के पास भी नहीं है। और सुनो, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, जिसके कारण मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सके। तभी जादुई सोने का कद्दू बोलता है, अच्छा रुको, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी अभी पूरी कर देता हूँ। ऐसा कहकर सोने का जादुई कद्दू का दरवाजा खुलता है और धीरे से सोने के बिस्किट बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। तभी चांदी का कद्दू कहता है, अच्छा अभी हम वापस चलते हैं, हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है।
ऐसा कहकर दोनों जादुई सोने और चांदी के कद्दू हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से चिंकी की गरीबी दूर हो जाती है। वह अपने माता पिता का अच्छे से इलाज करवाती है और बड़ी खुशी के साथ रहने लगती है। सोने और चांदी का घर। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सोने और चांदी का घर। एक गांव में चेतना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े अमीर आदमी थे। वो व्यापारी थे, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारा धन था। लेकिन चेतना को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो सबकी बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। अगर गांव में किसी को भी पैसों की जरूरत होती थी तो वो अपने पिताजी से कहकर उन्हें पैसे दिलवा दिया करती थी। एक दिन की बात है, उसकी सहेली पायल, जो कि बहुत ज्यादा उदास थी। अरे पायल, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, रहने दे। अरे बता तो सही, हो सकता है कि मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। चेतना, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे हैं। अब कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। हमारे खेत भी बंजर पड़े हैं, जिसकी वजह से अब मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। अरे पायल, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। मैं आज ही अपने पिताजी से तुम्हारी पिताजी की नौकरी की बात करूंगी। शाम को जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप जानते हैं ना, मेरी एक दोस्त है पायल। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ। क्या हुआ उसको? पिताजी, उसके पिताजी की नौकरी चली गई है और खेत भी बंजर पड़े हुए हैं। उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ बेटी, क्यों नहीं। तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर से करूँगा। तुम अपने दोस्त से कहना कि कल वो अपने पिताजी को यहाँ पर भेज दे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चेतना ये बात अपनी दोस्त पायल को बता देती है। अगले दिन पायल के पिताजी चेतना के पिताजी से मिलने गए। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। उसके बाद चेतना के पिताजी उन्हें काम पर रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना भी काम होता वो वक्त पर उसे निपटा देते। अब चेतना के पिताजी को पायल के पिताजी पर पूरा भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलकर व्यापार करने लगे थे। कुछ महीने बाद चेतना के पिताजी को महसूस हो रहा था कि काम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है काम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? पायल के पिताजी तो बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक दिन काम करते समय चेतना के पिताजी की नजर पायल के पिताजी पर पड़ती है। पायल के पिताजी तिजोरी के पास खड़े होकर उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसी तिजोरी में सारे पैसे और कीमती सामान रखे थे। तभी पिताजी कहते हैं, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आप पर भरोसा किया। मैंने सब कुछ देख लिया है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। मैंने आपकी मदद की है और आप मेरे साथ ही धोखा कर रहे हैं। निकल जाइए आप यहाँ से और वापस कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। पायल के पिताजी वहां से चले जाते हैं। तभी चेतना के पिताजी ने चेतना को सारी बातें बता दी। चेतना तभी अपनी दोस्त पायल के घर जाती है और उससे कहती है, पायल, मैंने तुम्हारे पिताजी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसकी वजह से मैंने अपने पिताजी को उनकी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को धोखा दिया। माफ करना बहन, बट मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। पायल उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। कुछ दिन बाद चेतना के घर पे एक महिला आती है जो बहुत सुंदर होती है। वो जादू करना भी सिखाती है। तभी वो जादूगरनी कहती है, बोलो, तुम क्या जानना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी चेतना कहती है, कुछ अरसा पहले मेरे पिताजी ने मेरी एक दोस्त के कहने पर उसके पिताजी को नौकरी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी के साथ में धोखा किया। मैं ये सब जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सब क्यों किया। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तभी जादूगरनी कुछ ध्यान लगाती है और फिर कहती है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। वो उसे एक पानी की शीशी देती है और उससे कहती है, ये लो और इसे लेकर जंगल में एक नदी है, वहां जाओ।
साथ में अपनी दोस्त पायल को भी ले जाओ। जब तुम वहां पर पहुंचो तो नदी में ये पानी डाल देना। सारी सच्चाई तुम्हें खुद पे खुद पता चल जाएगी। तभी चेतना ऐसा ही करती है। वो जादुई बॉटल लेकर पायल के साथ जंगल में जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो दोनों पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ जाती हैं और जंगल में एक नदी में जाकर उस पानी को मिला देती हैं। पानी मिलाने के बाद में उनके सामने सारी सच्चाई उगल कर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उस नदी से एक जलपरी प्रकट होती है और वो कहती है, पायल के पिताजी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों को तुम दोनों के पिताजी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग करके ये सब किया है। कौन है वो लोग जलपरी, क्या आप हमें बता सकती हैं? तब जलपरी अपने जादू से उन्हें ऑफिस का सारा मंजर दिखाती है कि ऑफिस के कुछ लोग कागजात के साथ गड़बड़ कर रहे थे। ये सब देखने के बाद में वो दोनों हैरान हो जाती है। आखिर ये सब हम अपने पिताजी को कैसे बता सकते हैं? क्या आप हमारी कोई मदद कर सकती हैं जलपरी? तुम दोनों जाओ और अपने पिताजी को यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर पास में बगल में 2 घर हैं, एक सोने का घर और एक चांदी का घर। सोने के घर में तुम दोनों साथ में रह सकते हो। तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो सोने के घर से तुम दोनों मांग सकते हो। चांदी के घर में जाते ही सबकी आपस में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी चेतना कहती है, पर उसके बाद चांदी के घर का क्या होगा? वो घर खत्म हो जाएगा और जब भी आप लोगों को उसकी जरूरत होगी वो वापस से प्रकट हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद वो अपने पिताजी को उस चांदी के घर में मिलवाने ले आती है। सारी सच्चाई उन दोनों को समझ में आ जाती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी चेतना के पिताजी कहते हैं, लेकिन उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे? तभी पायल के पिताजी कहते हैं, मैंने हाल ही में कुछ इम्पोर्टेंट कागज बनाए थे, मैं उन्हें वही तिजोरी में रखने जा रहा था और इसीलिए मैंने तिजोरी खोली थी। ऐसे ही उन सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर वो दोनों चांदी के घर से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद चांदी का घर गायब हो जाता है और फिर वो लोग सोने के घर में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।